नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और उसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है संसद और संसद के पढ़े हैं अभी तक 15 लेक्चर। और आज हम लोग बात करेंगे इस 16वें लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक स्पेशली मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्रीलिम के लिए तो है ही, लेकिन मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे संसद के कार्य और शक्तियाँ, ठीक है। तो संसद के मतलब कार्य एवं शक्तियाँ, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बड़ा आपको इसमें अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, ठीक है। अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है पार्लियामेंट में वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज हो जाएंगी, ओके। तो संसद क्या क्या कार्य करती है, थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को अभी तक हो गया होगा। तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आज डिस्कशन टॉपिक ज़्यादा रहेगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, रिवीजन होगा पूरा, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है जिसको हम लोग विधायिका कहते हैं, ठीक है, मतलब इसको कहते हैं संघ की विधायिका, ठीक है। और अगर विधायिका है, लेजिस्लेचर है, तो उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना, ठीक है, लॉ मेकिंग, इसको हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, विधायी शक्तियां। तो एक शक्ति के रूप में हम यहां पर देखेंगे विधायी शक्तियां, है ना, विधायी शक्तियां कानून बनाती है, इसके अंतर्गत विधायी शक्तियां एवं कार्य, ठीक है। दूसरा, ये कार्यकारी शक्तियां भी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर, इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होंगी। कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां। अब आप कहेंगे सर ये तो विधायिका है, कार्यपालिका तो है नहीं जो कार्यकारी शक्तियां इसके पास होंगी। जी, कार्यकारी शक्तियां भी होती है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना, धैर्य रखो, थोड़ा सा मजा आने वाला है आज के टॉपिक में। और मेंस में अगर लिखने के लिए आ गया संसद की कार्य और शक्तियों पर अगर क्वेश्चन बन गया तो आप बिल्कुल आज के लेक्चर को ध्यान से सुनोगे और हूबहू लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अब इसे मेंस में लिखने के लिए आ रहा है ना, अगर मेंस में लिखने के लिए आ रहा है क्वेश्चन तो आप वहां पर इस तरीके के चार्ट बना सकते हो, क्योंकि जो हम आज की डेट में क्या है, आज की डेट में हमारे पास बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं लिखने हैं ना, शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं ज़्यादातर। तो उसमें हम अपनी बहुत सारी बातों को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए इस तरीके के चार्ट आप वहां पर बना दोगे, नो डाउट आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा मेंस में, ठीक है। अब हम बात करें इनकी, तो वित्तीय शक्तियां भी होती हैं, फाइनेंशियल पावर। तो वित्तीय शक्तियां एवं कार्य, ठीक है, शक्तियां, शक्तियों के साथ हम कार्य भी समझते हुए चलेंगे, नहीं कार्य शक्तियां हैं ना कि चीज उसमें। और इसके बाद इसमें सांविधिक शक्तियां भी हैं, सांविधिक। अब आपको लग रहा हो ये सर क्या है, धैर्य रखो थोड़ा सा, अभी सब समझ में आ जाएगा। सांविधिक शक्तियां, फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए, प्री और मेंस दोनों के लिए बेहद कारगर ये स्ट्रैटेजी होती है, तरीका होता है। फिर न्यायिक शक्तियां भी होती हैं इसके पास। कैसी शक्तियां होती हैं भैया? न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर। अब सर न्यायिक शक्तियां कैसी होंगी भाई, ये तो विधायिका है, न्यायालय वाली पावर इसके पास कहां से आ जाएंगी? तो वही तो बात है, आज हम यही तो सीखेंगे इसमें, न्यायिक शक्तियां, ठीक। इसके बाद निर्वाचक शक्तियां भी होती हैं, ये है ना, इलेक्टोरेट कॉलेज के रूप में काम भी करेगा। निर्वाचक शक्तियां, निर्वाचक शक्तियां, ठीक। और हम अगर नजर डालें तो इसके अलावा मतलब ये मोटी मोटी शक्तियां हैं, इसके अलावा ये डिस्कस करने के बाद कुछ और भी शक्तियां होंगी जो इसकी बिखरी हुई शक्तियां होंगी, छुटपुट शक्तियां होंगी, है ना, तो उसको हम अदर पावर में इसको डाल देंगे। अन्य शक्तियां, अन्य शक्तियां एवं कार्य। तो
पूरी संसद की इतनी शक्तियां यहाँ पर, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट पहले आप बना ही लो, तो जब मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा ना, तो आप क्या करोगे, ये शक्तियों पर क्वेश्चन आ गया तो आप शुरुआत में फर्स्ट पेज में यही फ्लो चार्ट बना दोगे, और एग्जामिनर जैसे ही यहाँ पर देखेगा तो उसके दिमाग में आ जाएगा, अरे वाह क्या बात है, एक ही जगह सारी शक्तियाँ उसके दिमाग में आ गई। अगर आप इसको पॉइंट में लिखोगे ऐसे करके तो उतना इफेक्टिव आंसर नहीं होगा, इस तरीके से लिख दोगे तो फिर मजा आने वाला है। वही तो होता है ना कि एक टॉपर और जो टॉपर नहीं है या जो असफल हो रहा है, उनके बीच में यही तो डिफरेंस है ना, कि हम अपने ज्ञान को कैसे शो कर दें, ये बहुत बड़ी बात है। यही टेक्निक जिसको पता हो गई तो बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं एग्जाम क्वालिफाई करना, सिलेक्शन लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस टेक्निक आपको पता हो। पढ़ते तो सभी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत नॉलेज होता है बट सिलेक्ट नहीं हो पाते फाइनली, क्यों? क्योंकि वो अपनी बात को अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। ये वजह होती है जिसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं। ज्ञान में कमी नहीं होती है बहुत बार। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको रफ करते हैं। तो हर सुंदर चीज लोग लाइक करते हैं, क्यों भाई? तो अगर आपकी जो लेखनी है उसमें पावर है और आप अच्छे तरीके से बात को कह पाते हो तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कि डिटेल में पढ़ने से पहले हम आपको सूचना देते हैं, अगर आपको हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने हैं घर बैठे, तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, हमारा प्ले स्टोर से रविन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद हमारे जितने भी क्लासेस हैं, हमारा पूरा कोचिंग सेंटर आपके फ़ोन पे आ जाएगा, और फिर वहाँ पर स्टोर में आप जाएंगे तो सारे वहाँ पर कोर्स आपको मिलेंगे, और कोई भी कोर्स जो आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, प्री मेन सब उसमें मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जितना हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर डिटेल में आपको चीज़ें मिलेंगी। तो अगर ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं और कोई आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिया गया ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉल करके आप पूरा डिटेल ले सकते हो, और हमारी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी, कैसे क्लासेस अटेंड करने, क्या करने, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। रविन एकेडमी यूपीएससी के बैनर तले मिशन आईएएस की शुरुआत की जा चुकी है। ये मिशन आईएएस एक ऐसा पहल है रविन एकेडमी की तरफ से, जो बच्चे भारत के दूर दराज कोने में गांवों में बैठे हुए हैं, जिनको तैयारी करनी है आईएएस की और बड़ा पैसा वो नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मिशन शुरू किया है। इस मिशन से आप जुड़कर, स्क्रीन पर आप देखिए, रविन एकेडमी हैज़ बीन लॉन्च्ड मिशन आईएएस। ठीक है, इस मिशन आईएएस से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर आप क्या करेंगे, मैसेज कर दीजिए, अपना नाम, नंबर और मिशन आईएएस लिख के भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम आपको मिशन आईएएस से जोड़ लेगी। अब आप कहेंगे सिर्फ मिशन आईएएस से जुड़ने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल फीस होती है जो आप सोच नहीं सकते, और आप घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हो आईएएस की, और अपने सपनों को साकार कर सकते हो, अपने परिवार, समाज और अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो। तो ये थी आपके लिए एक सूचना मेरी तरफ से। अब हम लोग पढ़ते हैं संसद की, जो अभी हमने शक्तियां बताई यहाँ पर, लगभग 6-7 शक्तियां आपको बताई हैं, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, तो बात करेंगे पहले हम लोग विधायी शक्ति पर, लेजिस्लेटिव पावर है ना, लेजिस्लेटिव पावर। तो पहली विधायी शक्ति, विधायी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विधायी शक्ति का मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति, है ना, विधि विधान बनाने की शक्ति। तो जो पार्लियामेंट है वो तो उसका प्राथमिक कार्य है कानून का निर्माण करना, वो उसका प्राथमिक कार्य, तो ये करेगी। अब कानून, ये पार्लियामेंट जो है ये किन किन विषयों पर बनाएगी, किन किन विषयों पर कानून बनाएगी? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो विषय कौन है जिन पर ये कानून बनाएगी, लॉ मेकिंग का काम करेगी। ओके, तो
तो लॉ मेकिंग में यहां पर हम लोग देखते हैं कुछ सब्जेक्ट होंगे जिन पर ये कानून बनाएगी। क्यों भाई, कुछ सब्जेक्ट तो होंगे ना जिन पर ये कानून बनाएगी। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची नंबर 7, ठीक है, शेड्यूल नंबर 7। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अनुसूची नंबर 7 में शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, शेड्यूल जो 7 है, शेड्यूल नंबर 7, इसमें क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है ना, शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा, देखो बच्चों, अगर आप हमारा क्लास धैर्य से देखते हो तो आपको इतना ज़्यादा फायदा होने वाला है जितना कि ऑफलाइन कोचिंग करके फ़ायदा नहीं मिलता है। घर बैठे आपको ना समय बर्बाद करना है आने जाने का, कुछ नहीं, आपको मेरा लेक्चर देखना है और नोट्स बनाना है जैसे हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे नोट्स बनाओगे तो ही लेक्चर का फ़ायदा होगा। जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग करने जाते हो, क्या टीचर के द्वारा जो लेक्चर पढ़ाया जाता है उसको सुन के चले आते हो? सुन के तो नहीं चले आते हो, जब पढ़ते हो तो कुछ नोट करते हो ना अपने नोटबुक में, नोट्स में। बस इस क्लास को वैसे ही पढ़ो, ठीक है। आप जब क्लास देखो तो एक बार पहले पूरा लेक्चर देख लो, ठीक है, देख के मनन कर लो, इसके दोबारा फिर लेक्चर को स्टार्ट करो और फिर पॉज कर करके या स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट्स बिल्कुल बना डालो। फिर आप, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि आपका वो लेक्चर अपना हो जाएगा। और 2 बार रिवाइज कर लो, काम खत्म, है ना। मुस्कुराते हुए एग्जाम दे के आ जाओ, ठीक है। चलो, तो शक्तियों का बंटवारा है। तो शक्तियों के बंटवारे में क्या किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? यहाँ पर 3 लिस्ट बना दी गई हैं, ठीक है। तो एक होती है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं संघ सूची। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसमें कुछ विषय दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 99 सब्जेक्ट है, ठीक। शक्तियाँ ये तो बटी हुई हैं। कहते हैं ये जो 99 सब्जेक्ट हैं ये किसके हैं? ये संघ सूची के हैं, ठीक है। इसका मतलब है इस पर कानून कौन बनाएगा? यूनियन लेजिस्लेचर, संघ की विधायिका, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका स्टेट लिस्ट होती है, इसमें 59 सब्जेक्ट हैं प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 59। और एक है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट की संख्या है 52, 52, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, पहले तो कुछ और था, बदलाव हो गया। अब इसके अलावा क्या इतने ही विषय हैं? इतने ही विषय हैं? जी नहीं, इसके अलावा और भी विषय हैं जो बच गए, जिनका उल्लेख ना तो यूनियन लिस्ट में किया गया और ना ही स्टेट लिस्ट में किया गया और ना ही कंकरेंट लिस्ट में किया गया। तो वो हैं रेजिडुअल पावर। क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इसके अलावा और क्या होता है? अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ। यहाँ से प्रीलिम में भी क्वेश्चन बनेगा और मेंस में भी क्वेश्चन बनेगा, इसलिए टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक। अब देखो आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि हम बात कर रहे हैं संघ की विधायिका यानी संसद की। तो संसद जो है वो कानून बनाएगी केंद्र के विषय पर, यानी जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है उन पर कानून संघ की विधायिका बनाएगी, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक। इसके अलावा संसद कानून बनाएगी राज्य के इस पे कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी बनाएगी। और जितनी भी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं इन पर भी कानून बनाने का राइट किसको है? संसद को है, ठीक है। और जो राज्य के विषय हैं इस पर कानून बनाने का राइट राज्य को है।
हालांकि राज्य को समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का राइट है। राज्य का मतलब राज्य की विधायिका, जिसको हम विधानसभा कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है, मान लो एजुकेशन, शिक्षा, ये समवर्ती सूची का विषय है और इस समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का राइट यूनियन लेजिस्लेचर को भी है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी है। और अगर दोनों बना दें, उस सब्जेक्ट पर दोनों कानून बना दें, तो एक ही विषय पर दोनों कानून बना दिया तो किसका कानून लागू होगा? फिर जो यूनियन लेजिस्लेचर है यानी पार्लियामेंट, उसके द्वारा बनाए गए कानून को माना जाएगा, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून को नहीं माना जाएगा। यानी जब किसी पर्टिकुलर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर विवाद हो जाए, विवाद का मतलब है कि उसी एक सब्जेक्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना दे, तो फिर इसको विवाद की स्थिति कहेंगे। तो उस समय वरीयता इसको दिया जाएगा यूनियन लेजिस्लेचर को, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें राज्य के विषय पर लॉ मेकिंग का काम संसद करती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में। अब वो विशेष परिस्थितियां क्या हैं, वो यहां पर हम लोग समझने वाले हैं लेक्चर में, ठीक है। तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं यूनियन लेजिस्लेचर अर्थात पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियां संसद की ये प्राथमिक शक्ति है, ठीक है, प्रमुख शक्ति तो यही है। तो ये कानून बनाने के इसके पास व्यापक राइट है, बहुत सारे अधिकार हैं कानून बनाने के, ठीक है। तो ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून तो बनाती ही बनाती है, साथ ही साथ जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उस पर भी कानून बनाती है। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, रेजिडुअल पावर, उस पर भी लॉ मेकिंग का काम करती है। और इन सब के अलावा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। कब? कुछ विशेष परिस्थितियां हैं तब। लेकिन याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर कभी भी कानून नहीं बनाएगी और न ही रेजिडुअल पावर पर कानून बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसके पास लॉ मेकिंग की बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ है। तो अब हम वो चीज़ें पढ़ेंगे, यहाँ पर वो समझने वाले हैं कि वो कौन कौन से परिस्थितियाँ हैं जिन परिस्थितियों में यूनियन लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है, वो यहाँ पर जानना है। और बाकी तो नॉर्मल है। कानून कैसे बनता है? बिल लाया जाता है, बिल पास होता है दोनों हाउस से, और इसके बाद प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर करते हैं और फिर वो कानून बन जाता है। ये तो हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर ना पढ़ा हो तो यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, क्लिक करके आप लोग आई बटन जानते हो, कॉर्नर पे चलता है आई बटन, है ना, वहाँ पर आप देखे रहिएगा, उसका लिंक आएगा और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ पर हम डाल देते हैं, जिसपे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। जिसका जो लेक्चर छूटा हो आई बटन पर क्लिक करें और जितने भी लेक्चर अभी तक हम पढ़ा चुके हैं सारे लेक्चर वहाँ मिल जाएंगे। जो देखना हो उसे देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, लेकिन एग्जाम में अच्छा करो, ठीक है। चलो, तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें राज्य सूची के विषय पर केंद्र की विधायिका अर्थात पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करेगी, ठीक है। चल आते हैं। तो इसके लिए आपको 5 आर्टिकल याद करने हैं बिल्कुल, और वो प्रीलिम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं उसको आप यहां पर जान लो। देखो, एक तो है आर्टिकल 249, ठीक है। एक है आर्टिकल 250, ठीक है, 249, 250, ठीक है। फिर एक आर्टिकल है 252, और फिर एक आर्टिकल है 253 और एक आर्टिकल है 356,
ये आर्टिकल है 5, इनको आपको हमेशा एकदम याद रखना है। ये मतलब ये पांचों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस का क्वेश्चन लिखने आएगा तो भी आपको ये रेफरेंस पे देने पड़ेंगे, और प्रीलिम में तो पूछ ही लिया जाता है। ठीक, तो ये वो परिस्थितियां हैं, इन आर्टिकल में वो परिस्थितियां बताई गई हैं जिन परिस्थितियों में केंद्र की विधायिका राज्य के विषय पर लॉ मेकिंग का काम करती है। ठीक है, तो वो परिस्थितियां यहां पर आप जानेंगे। ठीक, तो 249 क्या है? 249 में जैसे मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैंने कहा ना कि आज के लेक्चर में जो बातें हम यहाँ पर करेंगे उन बातों को हम अभी तक संविधान में पढ़ चुके हैं, बस एक जगह उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 249 क्या कहता है? राज्यसभा, है ना, इसके लिए एक संकल्प पास कर दे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको शॉर्ट में देखो, है ना, जब राज्यसभा एक संकल्प पास कर दे, संकल्प पास कर दे, तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। मतलब जो राज्यसभा है, ठीक है, वो एक संकल्प पास कर दे। अब ये संकल्प क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा, ये कैसा संकल्प पास कर दे। ठीक है, फिलहाल हम जानेंगे कि संकल्प क्या पास करेगी वो, लेकिन ये जरूर आप याद रखो कि अगर राज्यसभा संकल्प पास कर दे तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो राज्य सूची के विषय पर कानून जनरली संसद नहीं बनाएगी, तो राज्य की विधायिका बनाएगी। लेकिन यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पास कर दे, ठीक है, कि राज्य सूची के विषय पर कानून यदि संसद बनाए तो वो राष्ट्र हित में ज्यादा अच्छा होगा, अगर ये संकल्प पारित कर दे राज्यसभा, तो फिर राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र की विधायिका अर्थात संसद द्वारा बनाया जाएगा। अब ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर्स आप देखिए, ये संकल्प जो होगा ये किस तरीके से पास किया जाएगा। तो ध्यान से समझना, राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पास करे, ये संकल्प पारित कर दे कि किसी पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाए तो राष्ट्र हित में होगा। तो संसद को राज्य के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? जबरदस्त। ओके, एक मिनट मैं स्थिति का जायजा ले लेता हूं जरा, कितने लोगों को ये समझ में आया है।
गुड, मैसेज कर दीजिए भाई जिसको समझ में आ रहा है। ओके गुड, आगे सभी को बिल्कुल। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जितने लोग हमारे एप्लीकेशन पर लाइव देख रहे हैं उन लोगों ने तो बोल दिया है कि समझ में आ गया। बाद में ये लेक्चर जो रिकॉर्डेड देखेंगे वो लोग कैसे हमें बताएंगे, वो अपना फीडबैक कैसे देंगे मुझे, तो वो फीडबैक देंगे हमारे नंबर पे, मुझे कॉल करेंगे। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैंने आपको शुरू में नंबर दिखाया था ना स्क्रीन पर, उस नंबर पे मैं दोबारा यहाँ नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, कभी भी मैसेज डाल दीजिएगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये कोचिंग का नंबर नहीं है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें यदि मैसेज आप डालेंगे, कोई प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो ये मैसेज मुझे मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, तो इस पे आप कॉल कर लीजिएगा, बेहिचक मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आर्टिकल 200 बहुत इंपॉर्टेंट है, 249। अब हम लोग बात करेंगे 250 की। ठीक है, तो आर्टिकल 250 में क्या लिखा हुआ है देखो। जब यहां पर मैं इसको रब करता हूं, भी थोड़ी जगह बनाता हूं, आर्टिकल 250 को समझो। इसमें आपको मैंने बताया था जब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी हो, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य की विधायिका नहीं बनाएगी, वो कौन बनाएगा, यूनियन लेजिस्लेचर बनाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू हो, ठीक है, तो राज्य के विषय पर कानून संसद बनाएगी। तो क्लियर, आर्टिकल 250। अब लोग बात करते हैं आर्टिकल 252 की। ठीक, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए, मेरे क्लास को आप धैर्य से पढ़िए। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको 2 साल समय देना होगा। 2 साल बहुत होता है, सफिशिएंट होता है। ठीक है, 1 साल अगर आप मुझसे रेगुलर जुड़ गए तो सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल आप रिवाइज करिए, आंसर राइटिंग करिए, है ना, साथ साथ में हम MCQs भी कराते हैं। ठीक, तो वो भी करते रहिए। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 252 में। 252 क्या कहता है? 252 ये कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर ये रिकमेंड करे केंद्र से कि भाई मेरे लिए कानून आप बना दीजिए, ठीक है, तो फिर केंद्र की विधायिका राज्य सूची के उस विषय पर कानून राज्यों के लिए बना देगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। ठीक, जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से ऐसा कहें, ठीक है, तो क्या लिख दोगे? जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें, क्या अनुरोध करें? कि मेरे लिए भी आप कानून बना दीजिए। ठीक है, करें तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी, विषय पर कानून बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो सिचुएशन आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र की विधायिका अर्थात संसद बनाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 252 हो गया। अब आर्टिकल 253 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब ऐसे मान लो कि हमने किसी देश के साथ संधि की, ठीक है, संधि समझौता किया, है ना, किसी देश के साथ कोई हमने संधि कर ली, कोई समझौता कर लिया, उस संधि समझौता को लागू करना है, ठीक है। तो जब ऐसा हो तो संधि या समझौते को लागू कराने में अगर वो स्थिति हो, तब उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र की विधायिका बनाएगी, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते लागू करने के लिए, है ना, ऐसी स्थिति में लागू करना हो, ठीक है, तो राज्य के विषय पर कानून, तो राज्य के विषय पर कानून केंद्र की विधायिका बनाएगी। मतलब केंद्र की विधायिका क्या होती है? पार्लियामेंट, ठीक है, संसद बनाएगी। आर्टिकल 253 हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 356। 356 तो हम सब जानते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 356 यहीं कहीं समझ लो। आर्टिकल 356, 356 में क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी। क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लग जाता है तो राज्य के उस विषय पर कानून केंद्र की विधायिका के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये 5 सिचुएशन थी, 5 आर्टिकल थे जिनमें ऐसा प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने देखा संसद की विधायी शक्ति के बारे में, ठीक है। तो व्यापक शक्तियां हैं संसद को, ठीक। इसके अलावा और कौन कौन सी यहाँ पर कानून बनाने की शक्तियाँ यहाँ पर देखेंगी। तो आपको हमने बताया जैसे संसद, ये हम सब जानते होंगे, संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं भी, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ठीक है। तो कानून बनाने में ये तीनों अंग इन्वॉल्व होते हैं, तीनों अंग, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना है, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था, जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो प्रेसिडेंट क्या जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 123 क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं, ठीक है। और इस ऑर्डिनेंस की वही मान्यता होती है जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून की होती है, ठीक है। तो ये भी हम कानून के रूप में इसे प्रयोग करेंगे, कानून के रूप में मान्यता इसको मिलती है, ठीक है, मान्यता प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो ये भी तो विधायी शक्ति है ना। ये ऑर्डिनेंस भी क्या है? ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश होता है ये भी तो एक विधायी शक्ति ही होती है ना। तो ये कैसी पावर है? ये विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति। अरे कानून बनाने की शक्ति, विधायी शक्ति, सिंपल सी बात है, कोई मतलब बहुत भारी भरकम थोड़ी ना है। तो ये किसने बनाया? ऑर्डिनेंस किसने जारी किया? प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट कौन है? संसद का ही तो पार्ट है। तो बेसिकली संसद के किसी अंग के द्वारा ये स्टेप लिया गया तो ये संसद की ही तो विधायी शक्ति हुई ना। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो पावर है वो संसद की विधायी शक्ति के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई? और आगे समझ लो इसको। जब ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया और ऑर्डिनेंस का जीवन काल कितना होता है? 6 सप्ताह का। कितना होता है? 6 सप्ताह। ये इसकी अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह। ऑर्डिनेंस को हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ाया था डिटेल में पढ़ाया था, फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक। 6 सप्ताह। अगर 6 सप्ताह बाद, ठीक है, जब ऑर्डिनेंस जारी किया गया तो जब संसद की अगली बैठक हुई, अगला सत्र शुरू हुआ, तो उस अगले सत्र की शुरुआत से 6 महीने काउंट किए जाते हैं। तो
तो संसद की नेक्स्ट बैठक, नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट बैठक है ना, के 6 सप्ताह के अंदर, नेक्स्ट बैठक से 6 सप्ताह के अंदर इसको अनुमोदन मिल जाए। 6 सप्ताह में संसद का अनुमोदन, संसद का क्या मिल जाए, अनुमोदन, तो क्या होगा, ये जो ऑर्डिनेंस है ये कानून की तरह लागू हो जाएगा फिर हमेशा के लिए। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। ठीक है, कानून बन जाएगा। तो फाइनली जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति ने जारी किया, उस ऑर्डिनेंस को संसद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, उसी को बना सकती है कि नहीं बना सकती है, रेटिफिकेशन, स्वीकृति दे दे संसद। ठीक है, तो संसद के कानून बनाने की शक्ति ही तो है ये। तो आप क्या कहोगे, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश को संसद यदि अनुमोदन दे देती है तो वो ऑर्डिनेंस लॉ बन जाता है। तो ये भी पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर हो गई। ओके, क्या जो मैंने लिखा है वो फ्रेम में आ रहा है? ओके, बिल्कुल, गुड। चलिए, तो मैं इसको रब करता हूं और अब हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर की। ये टॉपिक हमारा 2 लेक्चर में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि लेक्चर हमारा 1 घंटे का होता है और 1 घंटे में, देखिए मैं ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाता हूँ, है ना, क्योंकि सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है भाई। ठीक है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। ठीक है, इसकी पार्लियामेंट की कौन सी पावर, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियां, क्या बोलोगे, कार्यकारी शक्तियां। अब कहेंगे सर कार्यकारी शक्तियां तो एग्जीक्यूटिव के पास होती हैं, तो इसकी कार्यकारी शक्तियां कहां से आ गई। ठीक है, अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी भाई बहुत अच्छे से। 1 मिनट में जायजा ले लेता हूं बाकी स्टूडेंट्स का जो मेरे एप्लीकेशन पर लाइव मुझे देख रहे हैं। जवाब है आप लोगों के पास, मैं पढ़ा चुका हूं। गुड, चलो देखते हैं, चलो इसको समझते हैं। देखो है क्या, भारत में संसदीय शासन प्रणाली फॉलो की गई ना, संसदीय शासन प्रणाली। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो बार बार यूज होता है संसदीय शासन प्रणाली, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा होता है एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो अमेरिका में है, ये इंडिया में है। ठीक है, और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है भारत में, अपनाई गई है, तो बस यहीं से ये एग्जीक्यूटिव पावर निकल के आ जाएगी। क्या है तो देखो समझते हैं भाई इसको। संसदीय शासन प्रणाली की हमने विशेषताएं आपको बताई थी, अगर किसी स्टूडेंट को याद हो, ठीक है, और अगर याद नहीं है तो पिछले लेक्चर जरूर देखिए। पिछले लेक्चर नहीं देखोगे तो ये वाले लेक्चर नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हर अगला लेक्चर पिछले लेक्चर से इंटरलिंक्ड है। तो जब हम ये लेक्चर पढ़ाएंगे, जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तो लास्ट में इसके पिछले लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे ये लेक्चर फिनिश होगा, लास्ट में पॉपअप बन के आ जाएगा इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर का। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लेक्चर पिछले वाले देख सकते हो, है ना, बैक में चले जाओगे फटाफट फटाफट, है ना। चलो, तो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो इसमें संसदीय शासन प्रणाली के जो फीचर्स होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, वो हमने आपको बताई थी
और उन विशेषताओं में एक विशेषता यहाँ पर काम आने वाली है, ठीक है। वो क्या काम आने वाली है, देखो होता क्या है, जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से निकल के आती है, ये एक विशेषता है। यानी कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होता है, जन्म विधायिका से होता है। जबकि जो अमेरिका वाला सिस्टम है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, उसमें कार्यपालिका विधायिका का कोई लेना देना नहीं होता है, कोई संबंध ही नहीं होता है, दूर दूर का। जबकि यहाँ पर संबंध होता है, कार्यपालिका विधायिका का बहुत ही क्लोज संबंध होता है, यानी विधायिका से कार्यपालिका का जन्म होता है। कैसे, देखो जैसे विधायिका संसद है, संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। अब राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो राज्यसभा के लोकसभा के, यही यहाँ से इन्हीं में से कुछ को क्या बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। और इन्हीं में से कहीं से प्रधानमंत्री भी आते हैं। तो मंत्री प्लस प्रधानमंत्री है ना, ये कहाँ से आ रहे हैं निकल कर, कहाँ से आए निकल के बताओ भैया, ये संसद से निकल के आए, मतलब विधायिका से निकल के आए। तो और ये जो मंत्री प्लस प्रधानमंत्री ये क्या होते हैं, ये कार्यपालिका होते हैं, कार्यपालिका होते हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका का जन्म कहाँ से हुआ, विधायिका से, ये संबंध होता है इसमें। अब इसमें क्या होता है, कार्यपालिका अपनी नीतियां एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब ये बहुत ध्यान से समझना, ये जो कार्यपालिका होती है, ये एरो बताएगा, कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति, के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। संसद मतलब विधायिका, संसद मतलब क्या हुआ, विधायिका। इसका मतलब ये है कि अगर कार्यपालिका कोई अपनी नीतियां वगैरह बनाएगी, ठीक है, कोई कार्य करेगी, ठीक है, तो कार्यपालिका मतलब ये जो सरकार है, अगर कोई कार्य करेगी तो इसको जवाब कहाँ देना पड़ेगा, जवाब कहाँ देना पड़ेगा, विधायिका में, अर्थात संसद में, ठीक है। तो जवाब देना पड़ेगा, इसकी जवाबदेही होगी। तो विधायिका की यही होती है एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है ना। कोई भी कार्य यदि कार्यपालिका करेगी तो इसका उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, विधायिका के प्रति। यानी विधायिका इससे जवाब मांगेगी तो इसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि विधायिका को किसने चुना, हम लोगों ने। लोकसभा को किसने चुना, हम लोगों ने। तो ये मंत्री परिषद यानी कार्यपालिका जो भी कार्य करेगी, ठीक है, हम लोगों के लिए, और सही से अगर कार्य नहीं किया तो लोकसभा जवाब मांगेगी, तो इसे जवाब देना पड़ेगा। तो लोकसभा की कार्यकारी शक्ति, कहने मतलब जो कार्यपालिका के कार्यों, जो भी कार्यपालिका कार्य करेगी उसके लिए वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है, यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यही हो गई संसद की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, ठीक है। तो संसद कार्यपालिका पर और क्या क्या प्रश्न देखो उठाएगी, देखो समझो, यहां पर मैं समझा देता हूं। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलो और एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे आपको मैंने पढ़ाया प्रश्नकाल, ठीक है, प्रश्नकाल सभी लोग को पढ़ाया, शून्यकाल पढ़ाया,
शून्यकाल पढ़ाया, ठीक है, आधे घंटे की चर्चा पढ़ाई, संसदीय कार्य प्रणाली में सारी चीज़ें पढ़ाई, आधे घंटे की चर्चा ये पढ़ाया, ठीक है। ये सारे टर्म पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, बताओ जितने लोग यहाँ पर एप्लीकेशन पे जो क्लास देख रहे हैं। हाँ, ठीक है। विभिन्न प्रस्ताव जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, याद आया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। और कौन से, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब पढ़ा चुके हैं, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो इन सबके माध्यम से विधायिका कार्यपालिका के कार्यों को कंट्रोल करती है, ठीक है। प्रश्नकाल में क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन प्रश्न पूछता है, प्रश्न कौन पूछता है, प्रश्न पूछता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी संसद। किससे, सरकार से, सरकार के मंत्रियों से। तो प्रश्न पूछकर जवाब मांगता है। तो प्रश्न जब पूछती है संसद, यानी संसद में जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना मंत्री से प्रश्न पूछता है तो मंत्री को जवाब देना पड़ता है, यानी ये अपनी औकात में रहते हैं, ठीक है। तो इसकी जितनी भी कार्यपालक शक्तियां हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेटिव। तो ये लेजिस्लेचर की ये क्या हो गई, ये हो गई कार्यपाल की शक्तियाँ। तो हमारी जो विधायिका होती है, संसद होती है, इसके पास कार्यकारी शक्तियाँ भी होती हैं, ठीक है। बात समझ में आई इतनी, बताओ सभी को। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे डिस्कस करोगे, ठीक। और देखो, और एग्जाम्पल देते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, एक रब कर देता हूँ, तब यहाँ जगह बनेगी, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे संसद कुछ समितियाँ बनाती है, संसद की समितियाँ होती हैं। आगे अभी हमें समितियाँ पढ़नी है, अभी हमने नहीं पढ़ाया है। तो जैसे लोक लेखा समिति, ठीक है, जैसे अनुमान समिति, ठीक, लोक उपक्रम समिति, ये समितियाँ बनती हैं। तो इन समितियों के माध्यम से, ध्यान समझिए, संसद की समितियाँ, जैसे लोक लेखा समिति, ये पढ़ाना है अभी हमें, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जैसे अनुमान समिति, अनुमान समिति, जैसे लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो इन समितियों के माध्यम से संसद सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है। कार्यपालिका अर्थात सरकार के कार्यों की जांच करती है संसद इन समितियों के माध्यम से। तो इन समितियों के माध्यम से संसद कार्यपालिका अर्थात सरकार, कार्यपालिका मतलब सरकार हमें कहते हैं, ठीक है, कि कार्यों की जांच करती है, जांच करती है, ठीक है। तो कार्यों की जांच कर रही है, तो ये कार्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हो गई, ठीक है। ये बात समझ आ गई। आप लोग टेंशन मत लो, ये समितियां क्या हैं, इस पर हमारा लेक्चर होगा आगे, अभी इसको नहीं पढ़ाया है। तो ये किस तरीके से जांच करती है सरकार के कार्यों की, कार्यपालिका के कार्यों की किस तरीके से जांच करती है, ये हम समझेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये संसद की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो संसद की कार्यकारी शक्तियां अगर पूछी जाए तो हम यहाँ पर बता देंगे। तो सामान्य तौर पर जो मंत्री होते हैं, ठीक है, जो हमारी मंत्रिपरिषद है, मंत्रियों का समूह अर्थात कार्यपालिका, ये किसके प्रति जिम्मेदार होती है, संसद के प्रति जिम्मेदार होती हैं। संसद अगर इनसे कोई चीज़ पूछेगा तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा। इनकी जवाबदेही, जिम्मेदार का मतलब जवाबदेही। तो अगर कार्यपालिका कोई कार्य करती है, वो कार्य गलत है, सही है, ये कौन पूछेगा, संसद अपनी समितियों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है। तो सरकार को अर्थात कार्यपालिका को जवाब देना पड़ेगा, यानी कार्यपालिका की ये
जिम्मेदारी बनती है कि संसद को जवाब दे, तो संसद की एक कार्यकारी शक्ति हो गई। क्लियर? और देखो, जैसे बहुत सारे प्रस्ताव हमने आपको पढ़ाए थे, अविश्वास प्रस्ताव, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए लोकसभा में तो फिर कार्यपालिका अर्थात सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें धन्यवाद प्रस्ताव आता है, धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा चुका हूँ। तो धन्यवाद प्रस्ताव यदि पारित ना हो तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कार्यपालिका को कंट्रोल करने की जो शक्तियाँ विधायिका के पास हैं उसी को कार्यकारी शक्तियाँ बोला जाता है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग काफ़ी डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वित्तीय शक्तियों की। ठीक है, फटाफट वित्तीय शक्तियाँ देखेंगे। किसकी? संसद की। ठीक है, फाइनेंशियल पावर। तो इसको थोड़ा सा स्पीड में लेंगे ताकि हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो और हमारा ये कंप्लीट हो जाए टॉपिक भी। ठीक है, तो वित्तीय शक्तियाँ, क्योंकि लेक्चर हमारा 1 घंटे का रहता है। ठीक है, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में हम लोग देखेंगे, जैसे बहुत आसानी से इसको हम लोग समझ लेंगे, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ऐसे नाम से तो लग रहा होगा कि बहुत कोई भारी भरकम चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट में जायजा ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, ओके, आ रहा है सभी को कि क्या? तो वित्तीय शक्तियाँ में हम लोग देखें, संसद की स्वीकृति के बिना, है ना, कार्यपालिका कोई कर नहीं लगाएगी। सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, संसद की स्वीकृति के बिना संसद की स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं लगा सकती है। कौन? कार्यपालिका के बिना। यहां पर लिख देते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का बोले तो इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, वैसे सरकार है, ये सरकार होती है कार्यपालिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई कर नहीं लगा सकती है संसद की स्वीकृति के बिना, कोई कर नहीं लगा सकती। क्लियर? पहली बात तो है ना ये वित्तीय पावर, फाइनेंशियल पावर संसद की। संसद कहेगी जब तक हम स्वीकृति नहीं देंगे तब तक तुम कोई नया कर वर नहीं, और कर लगाने की जो चीज़ें हैं ये सब वित्तीय मामले हैं कि नहीं है। तो ये इसका मतलब है कि सरकार पर फाइनेंशियल कंट्रोल लगा रही है। कौन? संसद। बिना संसद के कुछ आप नहीं कर सकते। दूसरा, और ना ही कोई कर की उगाही कर सकते हैं, है ना, कलेक्शन भी नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी कर की उगाही कर सकते हैं, उगाही कर सकती है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। और ना ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है, खर्च भी नहीं कर सकती है। ठीक है, ना ही किसी प्रकार का खर्च कर सकती है। आप याद करो जब हमने आपको बजट पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि बजट की स्वीकृति के लिए बजट को संसद में रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब जरा देखो, आपको बताते हैं, थोड़ा सा हिंट करते हैं यहाँ पर। जैसे मैं कहाँ पर बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ। जैसे बजट है ना, बजट को कहाँ रखा जाता है? संसद में। क्यों? स्वीकृति के लिए, स्वीकृति के लिए, है ना। वित्त मंत्री रखते हैं, राष्ट्रपति रखवाते हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं। जिसने बजट ना पढ़ा हो, बजट के लेक्चर जरूर देख लेना। 2 लेक्चर हैं बजट के, बजट पार्ट 1, बजट पार्ट 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें संसद में रखा जाएगा स्वीकृति के लिए। ठीक, और बजट में होता क्या भैया? बजट में क्या होता है? आय और व्यय। क्या होता है? आय और व्यय। आय और व्यय, व्यय मतलब खर्च, तो यही लिखा ना, खर्च। ठीक है, तो जब तक संसद इसकी स्वीकृति नहीं देगी तब तक सरकार कोई खर्च नहीं कर सकती है। ठीक है,
आप याद करो, जब बजट जाएगा तो बजट में अनुदान मांगे पेश की जाएंगी। बजट की प्रक्रिया के 6 चरण हमने आपको पढ़ाए। तो उसमें एक चरण था अनुदान मांगों पर मतदान, ठीक है। तो डिमांड ऑफ ग्रांट पर मतदान किया जाता है। जब संसद मतदान कर देती है और उसकी अनुदान मांगों को स्वीकार कर देती है, ठीक है, तब उसको धन अलॉट हो जाता है, विभिन्न मंत्रालयों को धन अलॉट हो जाता है। लेकिन फिर भी धन निकाल नहीं पाएंगे। तो धन निकाला कहाँ से जाएगा? याद करो भैया बच्चों, संचित निधि है ना, कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालेगी। लेकिन इससे धन निकालने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, है ना, एप्रोप्रिएशन बिल। कौन सा बिल लाना पड़ेगा? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, ठीक है। विनियोग विधेयक लाना होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। वैसे मैं पहले भी समझा चुका हूं। विनियोग विधेयक एक धन विधेयक होता है। विनियोग विधेयक क्या होता है? ये मनी बिल होता है। धन विधेयक, बहुत ध्यान से एक एक सब समझिएगा। ये धन विधेयक होता है, विनियोग विधेयक। और अगर धन विधेयक इसको कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा इसे पास कर देगी तो राज्यसभा तो करना ही पड़ेगा उसको पास, ठीक है। तो लोकसभा जब पास कर देगी तो और संचित निधि पर कंट्रोल किसका होता है भैया बच्चों? कंट्रोल किसका होता है? लोकसभा का। लोकसभा कुंडली मार के बैठी हुई है। लोकसभा कहती है कि जब तक तुम विनियोग विधेयक लाओगी नहीं, कौन? कार्यपालिका। जब तक तुम विनियोग विधेयक नहीं लाओगे और जब तक हम उसे पास नहीं कर देंगे, तब तक तुम संचित निधि से धन निकाल ही नहीं पाओगे। और धन जब निकाल नहीं पाओगे तो खर्च कहाँ से कर पाओगे? खर्च तो कर ही नहीं पाओगे। तो बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरी स्वीकृति के आप खर्च कर ही नहीं पाओगे। तो संसद की ये वित्तीय शक्ति है ना, यानी सरकार की जो वित्तीय शक्तियां हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? संसद। संसद की अनुमति के बिना आप ना तो कोई कर लगा सकते हो, ना कर की उगाही कर सकते हो, और ना ही अपनी मर्जी से धन खर्च कर सकते हो। तो ये संसद की वित्तीय शक्ति आ गई ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, दूसरे ढंग से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि संसद कार्यपालिका के ऊपर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती है, किस प्रकार? इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप या इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, है ना। जब आलोचनात्मक व्याख्या आ जाए तब क्या करोगे? तो इसकी हम आलोचना भी दिखाएंगे कि यहां पर सिद्धांत के रूप में तो लिखा है कि संसद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कार्यपालिका आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन एक बात आप दिमाग में रखो कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या संसद और क्या कार्यपालिका अलग अलग है? क्या संसद से ही तो कार्यपालिका निकली है। तो कार्यपालिका कहती है हम वहीं से निकले हैं, तो हमारे लोग तुम्हारे यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब लोकसभा विनियोग विधेयक पास करने से कैसे मना कर सकती है? क्यों? क्योंकि लोकसभा में सरकार के लोग ही तो बैठे हैं। तो सरकार के लोग बैठे तो वो तो उसे पास करा ही लेंगे। तो विनियोग विधेयक क्या कभी रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा ना, वो तो पास हो ही जाएगा। तो लोकसभा इसे पास करा लेगी और बड़े आसानी से सरकार को धन मिल जाएगा, क्योंकि लोकसभा में सरकार के लोग ही बैठे हैं ना। लोकसभा में जिसको बहुमत होता है वही तो सरकार बनाता है ना। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ दिख रहा है कि जब तक विनियोग विधेयक भैया पास नहीं होगा लोकसभा से, सरकार को एक पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो लग रहा है कि यार सरकार तो संसद के सामने हाथ जोड़ देगी, भैया पास कर देना, हमें पैसा मिल जाए, ऐसा लग रहा होगा हमें। लेकिन अंदर की बात क्या है? लोकसभा में सरकार के लोग ही तो बैठे हैं, तो उसको हाथ जोड़ने की जरूरत है नहीं, वो तो पास करा ही लेंगे। तो सिद्धांत रूप में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नियंत्रण है, लेकिन हकीकत में नियंत्रण तो कुछ खास है ही नहीं। तो जब ये क्वेश्चन आ जाए कि संसद विधायिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो आप बताओगे पहले कि वित्तीय नियंत्रण के क्या क्या प्रावधान है, ये लिखोगे और फिर बाद में बताओगे कि ये सिद्धांत है लेकिन व्यवहार में कुछ और है ना। चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से निकल के आती है, इसलिए कार्यपालिका अर्थात सरकार के लोग विधायिका में बैठे होते हैं और वो बहुमत में होते हैं। इसलिए उन्हें कोई भी धन विधेयक पारित कराना है तो
वो बड़े आसानी से पारित हो जाता है और बहुत आसानी से सरकार संचित निधि से धन निकाल लेती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिद्धांत में तो ये नियंत्रण स्ट्रांग दिखता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में नियंत्रण बहुत कमजोर है। इस तरीके से इसका आंसर आप लिखोगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर टॉपिक को आपने बढ़िया ऑपरेट करके समझ लिया है तो कोई भी क्वेश्चन आपका, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? तो बताइए एक बार जो एप्लीकेशन पर लाइव देख रहे हैं, समझ में आया आप लोगों को? जल्दी बोलो। गुड, ओके ओके ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ जो एप्लीकेशन पर लाइव क्लास देख रहे हैं, ठीक है। और जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे उनको समझ में आया कि नहीं आया वो हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। यदि कहीं कोई डाउट है तो हम उनके लिए लाइव जूम पर डाउट सेशन रख देंगे। शर्त ये कम से कम 10 लोग होने चाहिए, तभी तो हम डाउट सेशन रख पाएंगे ना, ठीक है। तो इस क्लास में हमने वित्तीय नियंत्रण पर बात की, वित्तीय शक्तियों पर बात की है, ठीक है। और अभी इसमें कुछ चीज़ें और हैं वित्तीय शक्तियों में, चूँकि लेक्चर का टाइम 1 घंटे हो चुका है ऑलरेडी। तो अब इसका जो रेस्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको देखिए और अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।